हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी। हम पढ़ रहे थे क्लास 6, उसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी बुक्स और जो कब्रें होती हैं वो हमें इतिहास की क्या जानकारी देती है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, आप जानते हैं कि जो हमारे वेद हैं वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में आते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ऋग्वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है। जो हमारे वेद हैं वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में गिने जाते हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में क्या है, क्या दिया हुआ है? तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ऋग्वेद में एक्चुअली क्या है? प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स है, जिनको हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब अच्छी तरह से बोली हुई प्रार्थनाएं हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो इनमें प्रेयर्स दिए हुए हैं वो भगवान की स्तुति में लिखी गई हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन से देवता बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय, अग्नि, इंद्र और सोम, इनको सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया। अग्नि जो थे वो आग के देवता थे, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे। और सोम एक पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। ठीक है। सोम वनस्पति के देवता थे। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए इनको इनकी रचना किसने की थी, तो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो हमारे वेद थे ना, वो पहले क्या हुआ कि लिखे नहीं गए थे, जैसे कि उनको सुनकर याद किया गया था। जैसे जो ऋषि थे वो उनके जो विद्यार्थी थे उनको कंठस्थ याद कराते थे, वो उनको याद कर लेते थे मुँह जबानी, फिर वो आगे पढ़ाते थे, उन लोगों को मुँह जबानी याद होते थे। इस तरीके से वेद जो हमारे हैं वो ओरिजिनल नहीं होंगे, क्योंकि वो जितने लोग मतलब किसी चीज़ को बोलते हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ अंतर आता जाता है। इसलिए हमारे वेद एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं होंगे, क्योंकि वो ओरिजिनली लिखे ही नहीं गए, वो बहुत बाद में लिखे गए। ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना ऋषि महिलाओं ने भी की थी। अब देखिए, जेंडर इक्वलिटी भी देखी जाती है कि उसमें मतलब महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था। उनने उनने भी कुछ प्रार्थनाएं लिखी थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है। जो हम संस्कृत बोलते हैं ना, पढ़ते हैं, उससे ये थोड़ी अलग होती थी। इसको वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत कहते थे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है। जो भारत और यूरोप में जो भाषाएं हैं वो एक परिवार का हिस्सा है। कैसे? भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। देखिए, इनमें इन जो लैंग्वेज थी इनमें ना कई शब्द जो थे वो एक से थे, एक से। जैसे उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या था कि इनमें कई शब्द एक जैसे थे, इसलिए इन्हें एक परिवार की भाषा माना जाता है। लेकिन पूरे भारत में एक ही परिवार की भाषा नहीं, अलग अलग परिवारों की भाषाएं हैं। परिवार की भाषाएं मतलब एक सी सिमिलर होती हैं, तो उनको एक परिवार की भाषाएं कहा जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम दक्षिण भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सब हमारी साउथ की लैंग्वेजेस हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ऋग्वेद थे वो पहले उन्हें लिखा नहीं गया, पहले उनको बोलते थे और दूसरे उनको सुनते थे। लेकिन अब और उनको छापने का काम तो अभी सिर्फ 200 साल पहले ही हुआ है, जबकि इनकी रचना हुई थी 3500 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है। जो इतिहासकार होते हैं वो पुरानी चीज़ें, पुरानी किताबों में क्या लिखा है उसके हिसाब से इतिहास का वर्णन करते हैं।
ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है। अ, तो क्या है कि जो उसमें सूक्त लिखा है, प्रार्थना है, वो कुछ आपस में बातचीत की तरह भी है, जिसमें एक विश्वामित्र जो ऋषि हैं और जो दो नदियां हैं उनके बीच एक वार्तालाप का अंश है। फ्रेंड्स, एक चित्र दिया हुआ है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि मैंने आपको बताया था जो हाथ से लिखी हुई थी, पेड़ की छाल पर लिखते थे। तो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। हमें कहाँ मिली थी? कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, हमें ये कश्मीर से मिली थी। इस तरीके से लिखे हुए थे, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए नीचे दिया है जो विश्वामित्र और नदियों के बीच मैंने बताया था एक वार्तालाप है, वो एक सूक्त है। तो ये उसमें उसका वार्तालाप दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पर ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हाँ ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था। आप देखिए इसमें सूक्त में नदी की तुलना घोड़ों, देखिए इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती थी। हमें इससे पता चलता है कि जहां ये नदियां थी वहां पर इनकी रचना की गई। ठीक है, प्रार्थनाओं की। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। देखिए किसी चीज को बहुत महत्व देंगे तभी तो उसकी दूसरे से तुलना करेंगे। तो उस वक्त क्या था, घोड़ों और गायों को वैदिक काल में बहुत महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये देखते हैं कि कौन सी नदी उस वक्त इंपॉर्टेंट थी, किसका ज्यादा बार उल्लेख है, किसका कम बार उल्लेख है। देखिए फ्रेंड्स, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रेयर्स हैं इसमें। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। उस वक्त अगर जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो गायों के लिए भी होती थी कि उनको क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट थे तो उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। इसलिए उनके लिए प्रार्थनाएं भी लिखी गई हैं। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां पर अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ज़्यादातर मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी लड़ाइयाँ, पर कुछ जगहों के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, और कुछ पानी के स्रोतों, इन सब वजहों से युद्ध होते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। युद्ध में वो जो धन जीतते थे कुछ खुद रखते थे सरदार, कुछ पुरोहित को देते थे, बाकी आम लोग को बांटते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, यज्ञ में क्या है, आग में वो आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को देते थे। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती हैं। तो ये क्या करते थे, उसमें आहुति देते थे यज्ञ में। ये आहुति हम किसको देते थे यज्ञ में? देवी देवताओं को देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। देखिए ज्यादातर क्या था, युद्ध होता था उसमें पुरुष भाग लेते थे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उस वक्त कोई स्थायी सेना होती थी, नहीं, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। समिति होती थी, सभाएं होती थी। वहाँ पे लोग आपस में विचार विमर्श करते थे और अपना सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो लोगों का वर्गीकरण उनके काम के आधार पर भी किया गया है, भाषा के आधार पर। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। अब देखिए जो पुरोहित जो यज्ञ कर रहा है उसको, है ना, उसको पुरोहित कहा गया, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनको राजा कहा गया। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप में ही शासक नहीं बन जाता था। देखिए आप आगे के राजा देखेंगे वो बहुत वैभवशाली होते थे, उनके पास महल होते थे, सेना होती थी। पर जो वैदिक संरचना है उसमें कबीलाई संरचना है, कबीले में लोग रहते थे। और एक व्यक्ति जो सबकी सुरक्षा करता था उसको बोलते थे राजा। ठीक है, कर नहीं लेते थे लेकिन लोग उपहार देते थे उन्हें अपनी तरफ से। तो ये राजा अभी के राजा जैसे नहीं थे।
अब देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, अगर किसी को बुलाना था एक समुदाय को तो उसके लिए क्या यूज करते थे? जन या विश शब्द यूज करते थे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो जैसे अगर बुलाना होता तो समुदाय को तो कहते थे पुरुजन, विशजन, है ना, भरतजन, यदुजन। तो इस तरीके से उनको समुदाय को बुलाया जाता था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। देखिए, जो काम हम करते हैं वो हमें सही लगता है, जो नहीं करते उन वो हमें मतलब विरोधी लगते हैं। तो वो खुद यज्ञ करते थे तो अपने आप को आर्य कहते थे और दूसरों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास या दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना होता था। बाद में दास का मतलब अलग हो गया। पहले क्या था? जो यज्ञ नहीं करते थे, लेकिन बाद में दास का अर्थ गुलाम हो गया, जिन्हें बंदी बनाते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, जब हमारे ऋग्वेद की रचना हो रही थी तब हमारा जो मेनली दक्षिण भारत था वहां पर महापाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ। अब देखते हैं महापाषाण कालीन संस्कृति क्या थी। देखिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, अगर आप महापाषाण सबको काटेंगे ना तो दो वर्ड निकलेंगे। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, बड़े पत्थर तो नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। देखिए, ये लोग जहाँ पर कब्र बनाते थे वहां पर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, इसलिए इस संस्कृति को कहा गया है महापाषाण। बड़े पत्थर, है ना अर्थ। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत में ये प्रथा प्रचलित थी। और शुरू कब हुई थी? 3000 साल पहले। अब देखिए, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। मतलब ये आपको ऊपर भी दिख सकते हैं, नीचे भी। इनसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कब्र होगी महापाषाण से। देखिए फ्रेंड्स, ये एक चित्र दिया हुआ है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। देखिए, या तो गोल में चारों तरफ पत्थर लगे होंगे इस तरीके से, या एक अकेला पत्थर खड़ा होगा। इससे हमें कब्र के होने का पता चलेगा। तो देखिए, ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब देखिए, चारों तरफ पत्थर हैं, बीच में एक होल है, एक पोर्ट होल है। इससे नीचे वो कब्रों की तरफ जाते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, तो ये जो कब्रें थी इसमें हम लाल काली मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो लोग थे वो मरने के बाद जीवन में विश्वास करते थे, तभी उन लोगों के साथ खाने पीने की बाकी चीज़ें भी रख दिया करते थे। और जो चीज़ें मिलती हैं उसके हिसाब से हम वहाँ का पता लगाते हैं। तो लोहे के औजार मिले यानी लोहे का उन्हें ज्ञान था। ठीक है, घोड़े के कंकाल मिले, यहाँ वह घोड़े घोड़े होते थे। इस तरीके से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये काले लाल मिट्टी के बर्तन, ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर चीज़ें दी हुई है कि ये चीज़ें उस टाइम की है जो कब्र में मिली है। एक कटार है, कुल्हाड़ी है, घोड़े के लिए सामान है। देखिए, पुरातत्वविद यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, अभी मैं आपको मैप दिखा दूंगी, पहले चैप्टर में दिया हुआ था। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। देखिए, अगर एक कब्र में ज्यादा सामान मिला है
तो यानी वो किसी अमीर व्यक्ति की कब्र है, किसी में कम सामान मिला तो किसी गरीब व्यक्ति की कब्र है। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त भी असमानता थी। अभी मैं आपको लास्ट में मैप दिखा दूंगी ब्रह्मगिरी कहाँ है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वह ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ये क्या करते थे कि एक जगह मतलब गोलाकार पत्थर लगा दिए, बीच में जाने की जगह पोर्ट होल बना दिया, जिससे नीचे जा सकते थे और उनके परिवार के ही दूसरे लोगों को भी जब उनकी डेथ हो तो उधर ही एक ही जगह दफना दिया जा सकता था। उन्हें पहचानते कैसे थे कि आपको गोलाकार रूप में पत्थर लगे मिल जाएंगे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, इनाम गांव में भी आपको दिखा दूंगी कहाँ पर है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो देखिए जो इनाम गांव है वहां पर लोगों को कैसे उत्तर की तरफ उनका सिर होता था जब उनको दफनाते थे, या उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। यहाँ पर हमें एक कब्र मिली है, उसकी विशेषता बताई गई है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। देखिए अब यहाँ पैर मुड़े हुए क्यों थे? तो शायद ऐसा है कि इनाम गांव के जो लोग थे वो भूतों में विश्वास करते थे, तो उनको था कि आफ्टर डेथ वो लोग भूत ना बने, इसलिए उनके पैर मुड़े हुए थे, मतलब वो लोग चल ना पाए भूत बन के। तो ऐसा उनका विश्वास था। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। ठीक है, अब इनमें ये बताया गया है कि कंकालों से हम लोगों को पहचानते थे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को पहचाना जा सकता था। छोटा है कंकाल तो मतलब बच्चे का है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन क्या होता है, लड़के लड़की के अगर आप कंकाल देखेंगे तो उनमें कुछ अंतर नहीं दिखेगा। तो कैसे पता लगा स्त्री है या पुरुष? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। क्या हुआ कि अगर गहने मिले तो मान लिया महिला है, लेकिन ना पुरुष भी गहने पहनते थे, आज भी पहनते हैं। कंगाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। देखिए महिलाएं जो है वो बर्थ देती है तो उसके बाद उनका जो सॉरी कमर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, वेस्ट का पोर्शन, तो इसलिए अगर वो ज्यादा है तो उससे पहचाना जाता था कि महिला है, अदरवाइज पुरुष है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरक ने चरक संहिता लिखी चिकित्सा शास्त्र पर। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। इन्होंने बोली थी 360 हड्डियां क्यों? संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर उन्होंने ये संख्या हमें बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई जानवरों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। वहां पे गाय, बैल, भैंस, बकरी और इन सब की मछली एटसेट्रा इन सब की हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो देखिए अब इतना भी आपको डिटेल्स याद नहीं रखनी चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ठीक है थोड़ा याद रख लीजिए। गेहूं जो चावल के बीज मिले, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ इनकी खेती होती थी। ठीक है, जानवरों के अवशेषों से हमें पता चलता है कि कौन कौन से जानवर मिलते थे। उनकी हड्डी पे काटने के निशान है, यानी उन्हें लोग खाते थे उस वक्त, है ना। इनसे हम ये चीज़ें पता करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैप है इसमें जो ग्रीन डॉट है वो महापाषाण कालीन पुरा स्थल है। इसमें कौन कौन से आदि चंदलूर, ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रह्मगिरी जहाँ से कब्र मिली थी, और ये है हमारा इनाम गांव। ठीक है, ये आरंभिक गांव भी है इनाम गांव। तो ये कहाँ है, आप ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये आते हैं साइट्स, तो वो इन सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार्क कर ले, याद कर ले कौन सा कहाँ है, और बाकी लोग भी देख लें। एंड थैंक यू सो मच। एंड आप इन वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।